गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास है जो हमारा चैप्टर 8 जो चल रहा है प्राथमिक व्यवसाय, उस प्राथमिक व्यवसाय में हमने अभी तक आखेट और संग्रहण के बारे में पढ़ा है। अब बात करते हैं हमारा पशु चारण, ऐसा व्यवसाय जो सदियों से चला आ रहा है, लंबे समय से ये चला आ रहा है। और ये जो व्यवसाय है ये आदिम काल से मनुष्य ने जब शिकार करने के बाद जैसे जैसे उसका विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, उस समय उसने इस व्यवसाय को अपनाया। इस व्यवसाय को अपनाने की वजह क्या थी, किस तरीके से उसने इसको एडॉप्ट किया, तो उस सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो पशु चरण, पशुओं को चारागाह में चराने की क्रिया, पशु चरण क्या है? पशुओं को चारागाह में चराने की क्रिया आपकी पशु चरण कहलाती है। यानी एक निश्चित ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सिर्फ उस व्यक्ति के पास पशुओं को चराने के अलावा और कोई कार्य नहीं होता है, और ये सदियों से एक व्यवसाय के तौर पर चला आ रहा है जो आज भी अनवरत जारी है। फिर देखते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी पशु चरण। तो देखो आप कि आखेट और संगठन से जब जीवन यापन संभव नहीं था, आखेट और संगठन से जब जीवन यापन संभव नहीं था, तब मनुष्य ने पशु चरण का कार्य प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि पशु चरण, अब उसने शिकार करना शुरू किया। शिकार में कभी उसको शिकार मिलता, कभी नहीं मिलता। शिकार करने के लिए उसको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती, दूर दूर तक उसको जाना पड़ता, तो हर प्रकार से उसको अथक प्रयास ज्यादा करने पड़ते। तो इस वजह से उसने क्या किया कि पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को उसने चिन्हित किया, कैसे कौन से पशु है जो पाले जा सकते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, दुधारू पशु, ठीक है। तो ऐसे पशु जिनको वो पाल सकता है, तो उसको उसने चिन्हित किया और उनको अपने साथ रखना प्रारंभ किया। इन पशुओं से उसको क्या क्या प्राप्त हुआ, तो देखिए आप, इन पशुओं से उनको भोज्य पदार्थ में दूध है, मांस है, चमड़ा है, ऊन है, ये सब उनको प्राप्त होने लगा। और उसको अपनी जरूरत के हिसाब से जब उसको खाद्य पदार्थ के तौर पर उसको यूज करना होता तो दूध का प्रयोग करता, मांस का प्रयोग करता। जब उसको अपने वस्त्रों के तौर पर उसको यूज करना होता, चमड़े का प्रयोग करता, ऊन का प्रयोग करता। तो इस प्रकार से मनुष्य ने पशु चरण का कार्य प्रारंभ किया जो सदियों से चला आ रहा है, अनवरत चला आ रहा है। अब देखो ये जो पशु चरण है सभी जगह होता है, भारत में भी होता है। भारत के कई ऐसे बड़े क्षेत्र है जिनके अंदर होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है, मैदानी क्षेत्रों में होता है। कई जनजातियां जो विशेष तौर से इसी कार्य को अंजाम देती है, इसी कार्य को वो संलग्न है, ऐसी जनजातियां। तो ऐसी जनजातियां वो किस प्रकार से पशु चरण करती है, किन किन क्षेत्रों में जाती है। पशु चरण सीजनेबल तरीके से किया जाता है, मौसमी तौर पर हम जिसको कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों में तो ग्रीष्मकाल के समय वो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, शीतकाल में मैदानों की तरफ लौट आते हैं। तो इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह, यानी जहां पशुओं के लिए अनुकूल वातावरण होगा वहीं पर मनुष्य अपने पशुओं को लेकर जाएगा और वो उसी से अपना गुजर बसर करेगा। तो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उस क्षेत्र को हम अध्ययन करते हैं। देखें आप कि पशुपालन के मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय घास से भरा, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। यानी जहां जहां पशुपालन का कार्य किया जाता है या किया जा सकता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य एक क्षेत्र फैला हुआ है। इसके अंदर हम देखें ठीक है। तो ये हमारी इक्वेटर है, बहुभुज रेखा 0 to 0।
इसके लिए क्या है कि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ये 5 डिग्री है, इससे 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इन क्षेत्रों में कार्य किया जाता है पशुपालन का मुख्य तौर पर। यानी इन क्षेत्रों में ये कार्य पशुपालन का जो कार्य है वो किया जाता है। इनमें कौन कौन से क्षेत्र है? क्षेत्रों में देखिए आप, सूडान में सवाना, दक्षिण अफ्रीका में क्वार्टलैंड, वेनेजुएला में लागोस और ब्राजील में टोपाज। ये ऐसे क्षेत्र है, ऐसे घासीय मैदान है जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर पशुपालन का कार्य मुख्य तौर पर किया जाता है। पशुपालन बड़े स्तर पर भी होता है, इसके भी 2 प्रकार हैं, चलवासी और वाणिज्यिक। तो चलवासी में तो एक जगह से दूसरी जगह तक वे सिर्फ पशुओं को चराकर अपना जीवन निर्वाह का कार्य करते हैं, और वाणिज्यिक में किसी बड़े स्तर पर बड़े क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पशुओं को जब रखा जाता है तो उनकी जरूरतें सारी वहीं पूरी की जाती है, उनको फीडिंग वहीं की जाती है, प्लस मिल्किंग वहीं होती है, और मिल्क से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो भी वहीं पे या डेयरी फार्मों से निकलकर उनको कंपनियों तक या उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। तो वो वाणिज्यिक क्षेत्र का पशुपालन होता है। तो ये सारे जो क्षेत्र है ये घास के मैदान में इस प्रकार से बड़ी भारी संख्या में इनका पशुपालन का कार्य किया जाता है। फिर बात करते हैं शहर की आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ऐसे क्षेत्र जो शीत और उष्ण के साथ शीतोष्णकटिबंध के क्षेत्रों में आते हैं। तो उसमें 30 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य के जो क्षेत्र है वे आपके इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। से लेके 45 इन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र है 345, इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर पशुपालन का कार्य किया जाता है, पशुचरण किया जाता है? तो देखिए आप, रसिया रूस में स्टेपी घास के मैदान है वहां पर, तो यूएसए में वही प्रेरित, अर्जेंटीना में पंपाज, दक्षिण अफ्रीका में रेड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर या जो घास के मैदान है, घास के मैदानों में पशुपालन का कार्य मुख्य तौर पर किया जाता है। फिर देखिए आप, ये तो बात हुई आपकी घास के मैदान जिसके अंदर हरा भरा चारा ज्यादा है, पशुपालन बड़े स्तर पर लार्ज स्केल पर वहां किया जाता है। लेकिन ऐसे इलाके भी हैं जो मरुस्थल के हैं, जहां ना कोई घासी क्षेत्र है, ना कोई घास के मैदान है बड़े, चारों तरफ रेत के टीले हैं, उष्ण वातावरण रहता है, बारिश की कमी है, तो बहुत सारी विषम या विकट परिस्थितियां पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में भी ये पशुपालन का कार्य किया जाता है। इसमें देखिए कि सारा बड़ा मरुस्थल है विश्व का, सारा मरुस्थल, थार, कालाहारी और अरब के मरुस्थल, ये ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र है जो बड़े बड़े मरुस्थल है। इन मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर भी पशुपालन का कार्य किया जाता है। जैसे भारत के अंदर थार का मरुस्थल है, तो इन इलाकों में भी, मरुस्थलीय प्रदेशों में भी पशुपालन का कार्य किया जाता है। यहाँ अलग अलग नस्ल के जानवर, चाहे भैंस हो, गाय हो, बकरी, गधे, घोड़े, इनको सबको पाला जाता है और इनसे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं। हम कह सकते हैं दूध, मांस, चमड़ा, ऊन वगैरह ये इनसे प्राप्त किया जाता है। फिर बात करते हैं, चौथा है आपका पर्वतीय क्षेत्र। तो विश्व के वे सभी पर्वतीय स्थल सब इसके अंदर आते हैं, चाहे भले किसी देश के अंदर स्थित हो या किसी महाद्वीप में हो या किसी ऊंचाई में हो, चाहे किसी भी भूभाग में जहाँ पर्वतीय स्थल है, वहां के वो तमाम क्षेत्र है जो वे सारे इसके अंदर आएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आएंगे। ऐसे जोन इसके अंदर
हम कह सकते हैं कि उनको हम इसमें काउंट करते हैं। तो ये सारे पशुचरण के पशुपालन के मुख्य क्षेत्रों में इनको काउंट किया जाता है, जिसके अंदर भारी मात्रा में पशुपालन का कार्य किया जाता है। लेकिन ये पशुपालन किस टाइप का होता है, तो इसके दो टाइप है। पशुपालन में पशुचरण जलवासी और दूसरा तो ये तो हुआ प्राथमिक व्यवसाय में पशुचरण। अब पशुचरण के जो प्रकार है, हम प्रकार के बारे में देखने जा रहे हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रकार देखें आप कि प्रकार, तो पहला आपका आ रहा है जलवासी और दूसरा आपका वाणिज्यिक। और दूसरा आपका है वाणिज्यिक पशुचरण। क्लियर? तो क्या क्या इनकी विशेषता है? तो देखिए आप कि वाणिज्यिक जो पशुचरण है ये पूरी तरीके से जीवन निर्वाह है। कैसा है? जीवन निर्वाह, बिल्कुल। ये सिर्फ अपने जीवन को वो जी सके, इसलिए इस प्रकार का पशुचरण जलवासी पशुचरण किया जाता है। और इसके अंदर जो भूमि का जो उपयोग भी वो कर रहा है वो बड़े क्षेत्र में कर रहा है, छोटी जगह में नहीं। बड़े क्षेत्र में जो उनकी खुद की भूमि नहीं होती है, पड़त की जितनी भी जमीन है, जो जमीन पड़ी है या गवर्नमेंट की है या किसी की भी है, वहां पर ये लोग अपना पशुचरण का कार्य करते हैं। इनका जो पशुचरण होता है वो साधारण रूप से होता है। पशुचरण कैसा होता है? साधारण पशुचरण, ठीक है। विस्तृत भू उपयोगी करता है, जमीन का बहुत बड़ा उपयोग करता है। साथ ही ये जो कार्य करते हैं, इन कार्यों में कह सकते हैं ये एक कबीलाई जीवन, मतलब अपने उस छोटे से परिवार के साथ ये बड़े स्तर पे बड़े क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो कह सकते हैं इसको कबीला संस्कृति, कबीला संस्कृति की प्रधानता इनमें रहती है। फिर ये चारे की प्राप्ति के लिए ऋतु के अनुसार, चारे की प्राप्ति के लिए ऋतु के अनुसार, यानी कभी गर्मी के मौसम में यहाँ रहेंगे, दूर चले गए, सर्दी के मौसम में नीचे आ गए, तो हम कह सकते हैं इसके लिए ऋतु प्रवास करते हैं। चारे की उपलब्धता के अनुसार, चारे की उपलब्धता के अनुसार ये ऋतु प्रवास। साथ ही ये मतलब एक परंपरागत या प्राचीन तकनीक के माध्यम से, तकनीक वही है इनके पास कि पशु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना करना, तो हम इसके लिए हम कह सकते हैं कि परंपरागत या प्राचीन तकनीक का उपयोग किया जाता है पशुचरण के लिए। फिर भारत में भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पर्वतों में बहुत सारी जनजातियाँ, गुजर बकरवाल वगैरह जो जनजातियाँ जो इस प्रकार से पशुचरण का कार्य करती हैं। तो मुख्यतः जो पशुचरण का जो कार्य किया जाता है इसमें भारत के अंदर कुछ स्पेसिफिक जनजातियाँ हैं, कुछ जातियाँ हैं जो इसी के ऊपर डिपेंड है। रबारी है, गुजर है, बकरवाल है, ये जनजाति जो है वो पूरी तरीके से पशुचरण का कार्य करती हैं।
यानी आज भी वो उस कार्य में इन्वॉल्व है, वो कार्य करते हैं। दूसरी बात हम कहते हैं कि ये पशुचारण भारतीय नहीं, विदेशों में भी होता है। ईरान है, इराक है, प्रायद्वीप है, वहां पर भेड़, बकरियां, गाय, घोड़े वगैरह इन सबको पाला जाता है, बड़े स्तर पर पाला जाता है। टुंड्रा में रेडियो को पाला जाता है। टुंड्रा प्रदेश में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में एस्किमो जाति में, तो टुंड्रा प्रदेश में रेडियो को पाला जाता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है वहां पे खरगोश, कंगारू इन सबको पाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो ये चरवासी पशुचारण है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक पशुओं को ले जाया जाता है, उनको पाला जाता है इसके माध्यम से। अब सेकंड बात करते हैं वाणिज्यिक पशुपालन की। वाणिज्यिक पशुपालन में हम कहते हैं कि ये एक पूंजी प्रदान, कैसा है, पूंजी प्रदान व्यवसाय। पूंजी प्रदान व्यवसाय जो बड़े फार्मर्स, जो बड़े फार्मों में किया जाता है। पूंजी प्रदान है, बड़े फार्मों में किया जाता है। अब इसके अंदर पूंजी जीवन निर्वाह के लिए भी हो रहा है, ये पूरी तरीके से वाणिज्यिक व्यापार के लिए होता है। साधारण पशुचारण मतलब ये बड़े फार्मों में पशु को चराया जाता है। फिर इसके अंदर हम कह सकते हैं कि तकनीक जो है वो प्राचीन तकनीक नहीं है। तकनीक कैसी है, नवीनतम। नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है। नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है। साथ ही यहाँ पे पशु उत्पाद जो है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह उसको प्रिजर्व, उसको संरक्षण, वो रेफ्रिजरेटर संरक्षित किया जाता है। साथ ही नस्ल सुधार, यहां हम कह सकते हैं नस्ल सुधार पर ज्यादा ध्यान दिया, नस्ल सुधार जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। साथ ही मुख्यतः इनका जो कार्य है उसमें मुख्य दूध, मांस, चमड़े पर ज्यादा केंद्रित, ये मुख्यतः किसके ऊपर केंद्रित है, दूध, मांस और चमड़े पर ज्यादा केंद्रित होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड ज्यादा होते हैं। और बड़े फार्मों में होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी तकनीकों का इसके अंदर उपयोग होता है और एक व्यवस्थित पशुपालन हम इस व्यवस्थित पशुपालन इसके ऊपर किया जाता है। फिर देखिए हम कि विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इसके ऊपर ज्यादा टिके हुए हैं, यानी उनकी अर्थव्यवस्था में इनका काफी योगदान है। ऐसे देशों में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त
बड़े स्तर पर किया जाने वाला व्यापार, बड़े स्तर पर इन जगहों पर ये कार्य किए जाते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो पशुपालन है वो पशुपालन जीवन निर्वाह के लिए कुछ जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो कुछ जगह ये जो कार्य है वो बड़े स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर पशुओं की नस्ल सुधार से लेके अधिक से अधिक उनसे उत्पाद प्राप्त करने तक के लिए वे प्रयास करते हैं, नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं और उनके प्रोडक्ट को, जो उनके द्वारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उस प्रोडक्ट से वे अलग अलग घी है, पनीर है, मक्खन है, ऐसे इस प्रकार से जो चीजें उन बड़े स्तर पर बड़े आबादी तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो ये सब आपके प्राथमिक व्यवसाय में पशुपालन से ये सारा आपका टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है 5वां कृषि। देखो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमने फर्स्ट आखिर पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने संग्रहण, संग्रहण के बाद फिर हमने पढ़ा है कृषि को, संग्रहण के बाद हमने पढ़ा है पशुचारण, पशुपालन। पशुपालन के अंदर हमने चलवासी और वाणिज्यिक पशुपालन पढ़ा। अब हमारा नंबर आ रहा है कृषि का। कृषि के कितने प्रकार होते हैं? कृषि भी जीवन निर्वाह के लिए होती है, कुछ कृषि भी वाणिज्यिक या व्यापार के लिए होती है। उन सब के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक कृषि के साथ हाजिर होंगे।